हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। आज का क्लास है ऐतिहासिक स्रोत। ये लूसेंट का जो बुक आता है ऑब्जेक्टिव में, उसमें जो ऐतिहासिक स्रोत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है। इसमें 80 क्वेश्चन है, सारा ऑब्जेक्टिव में है। ये क्वेश्चन आप लोग अगर कर लीजिएगा तो हो सकता है इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीते हुए घटनाओं की जानकारी के संबंध देने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है? तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर सही होगा। कौन सा? ए आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? क्वेश्चन नंबर 3 में किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस में दी गई है? तो ऋग्वेद में। किस में? तो ऋग्वेद में दी गई। ऋग्वेद में दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो कौन सा है वो क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी, पुराण श्रुति अंग का अंग नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह उस ग्रंथ में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलग है? तो ये कौन सा ग्रंथ दावा करता है? तो महाभारत। कौन सा? तो महाभारत। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ये जो त्रिपिटक है धर्म ग्रंथ किस जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का? तो ये किसका है? बौद्धों का है। क्वेश्चन नंबर 7, जातक किसका ग्रंथ है? जातक भी बौद्धों का ग्रंथ है। 7 नंबर का आंसर सी होगा। कौन सा होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8, मिलिंद के प्रंश राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो किसके बीच है? तो नागसेन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए होगा। कौन सा? नागसेन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका आंसर बी होगा। 9 का कौन सा होगा? बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां। कौन सा आंसर होगा? राजनीतिक नीतियां। अब क्वेश्चन नंबर 11, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी होगा। कौन सा? राजतरंगिणी। कौन सा है? राजतरंगिणी पुस्तक का नाम है। अब क्वेश्चन नंबर 12, अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई? ये जो अष्टाध्याय है वो किसके द्वारा लिखी गई है? पामनी के द्वारा। किसके द्वारा? तो पामनी के द्वारा लिखी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 13 का है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? महाभाष्य का जो रचनाकार है उनका नाम क्या है?
तो 13 का आंसर बी होगा, पतंजलि। कौन? तो पतंजलि है, पतंजलि। अब क्वेश्चन नंबर 14, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि नाटक का नाट्य एक था, इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो 14 का अग्निमित्र। कौन सा होगा? अग्निमित्र, 14 का अग्निमित्र। अब 15 का देखिए क्वेश्चन, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? ये जो हर्षचरित है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में कि विक्रमाचरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 17 का एकलहन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कलहन के द्वारा लिखी गई। अब क्वेश्चन नंबर 19 में कि चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? इसके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। 19 का आंसर ए होगा, पृथ्वीराज रासो। अब क्वेश्चन नंबर 18 में है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? कौन इतिहासकार था जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो 18 का आंसर डी होगा। कौन सा होगा? डी, हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? कौन सा विदेशी यात्री थे जिन्होंने भारत का दौरा सबसे पहले किए थे? तो मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। 19 का आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 में कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम क्या है? तो इंडिका। क्या है? 20 का डी, इंडिका होगा। क्वेश्चन नंबर 21, जियोग्राफिया की रचना किसने की? ये जो जियोग्राफी है उसकी रचना किसने की? तो 21 का आंसर कौन होगा? स्ट्रोबो। कौन होगा? स्ट्रोबो, स्ट्रोबो। क्वेश्चन नंबर 22, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? ये जो प्लिनी के द्वारा पुस्तक लिखी गई उसका नाम क्या है? तो नेचुरलिस हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिका। अब क्वेश्चन नंबर 23, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रीन सी की रचना किसने की थी? ये जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? तो इस राइट पता नाम नहीं है, जिसकी वजह से हमेशा इसका आंसर आता है अज्ञातनामा यूनानी लेखक। कोई एक यूनानी लेखक थे, उनका नाम पता नहीं है। तो 23 का आंसर कौन सा होगा? तो डी। अब क्वेश्चन नंबर 24 में कि फाहियान कहाँ का निवासी था? ये जो फाहियान थे वो कहाँ के निवासी थे? तो चीन के थे। कहाँ के? तो चीन के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 25, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? ये जो फाहियान थे वो किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त टू के शासन काल में भारत आया था। अब क्वेश्चन नंबर 26 में हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हेनसांग। हर्षवर्धन के समय हेनसांग आया था, चीनी यात्री थे जो भारत आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 27 की 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? 27 का आंसर कौन सा होगा? तो पाल। अब क्वेश्चन नंबर 28, अल बिरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? ये जो अल बिरूनी थे वो किसके शासन काल में इतिहासकार थे? तो महमूद गजनवी। किसके शासन काल में? महमूद गजनवी के शासन काल का इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 29, आत्रे इब्न बतूता 29 का आत्रे इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये जो आत्रे इब्न बतूता थे वो कहाँ से आए थे? तो मोरक्को से। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे।
क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये जो इब्न बतूता थे वो किसके शासनकाल में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आए थे। क्वेश्चन नंबर 31, फारस की सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुर्रज्जाक 1443 से 44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ये जो फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख थे वो किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किए थे? तो 31 का देवराय टू किसके शासनकाल में? देवराय टू के शासनकाल में यात्रा किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 32 में है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अब क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? ये जो भारतीय पुरातत्व का जनक है उसको किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? कौन थे सबसे पहले जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे? तो दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी थे। अब क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 36 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वे कौन थे? तो 36 का आंसर होगा ए सॉरी, दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? 37 का आंसर कौन सा होगा? बी, सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई का प्रभारी थे। अब क्वेश्चन नंबर 38 में न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ये जो न्यूमिस्मेटिक्स है वो क्या है? तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। अब क्वेश्चन नंबर 39 का है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है। जो एशिया माइनर है उसका महत्व किस लिए है? तो इसका जो 39 का आंसर होगा वो ए होगा। ए है, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। तो 39 का आंसर कौन सा होगा? ए। अब क्वेश्चन नंबर 40 है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक का जो शिलालेख पढ़ा गया था वो प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेस। कौन थे? जेम्स प्रिंसेस। अब क्वेश्चन नंबर 41 में अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक का जो अधिकांश अभिलेख मिला है वो किस भाषा लिपि में है? तो प्राकृत और ब्राह्मणी अभिलेख में है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? कहाँ का अशोक का शिलालेख में द्विभाषाई प्रयोग हुआ है? ग्रीक और अरमाइक। तो 42 का आंसर क्या होगा? तो कुना जो कि कंधार में है, पूना में मिला है। अब क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के मन से हीरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? जो पाकिस्तान से लिपि मिला है उसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो 43 का क्या होगा? ख्रोष्टी का। कौन सा?
खरोष्टी का प्रयोग किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 44, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका जो आंसर होगा डी खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संदर्भित है। ये जो हेलियोडोरस का विषनगर है उसमें किस अभिलेख का संदर्भित है? तो 45 का आंसर होगा केवल वासुदेव का। कौन सा? केवल वासुदेव का। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा अभिलेख है जो नरेश खारवेल से संबंधित है? तो 46 का कौन सा? तो हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख जो है वो नरेश खारवेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किस राजा का जारी किया गया है? तो 47 का आंसर क्या होगा? बी, शक रुद्रदमन द्वारा। कौन सा? शक रुद्रदमन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? 48 का आंसर क्या होगा? तो रुद्रदमन। किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो कहाँ का किया गया? तो 49 का बी, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। 49 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा? तो प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 51 का है, प्रयाग प्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ये जो हरिसेन थे वो किस शासक का दरबारी कवि था? 51 का तो समुद्रगुप्त। किसका? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अब क्वेश्चन नंबर 52 में मेहरौली, ये जो मेहरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? तो चतुर्थ सदी में हुआ है। कब हुआ है? तो चतुर्थ सदी में इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ में किसकी स्मृति में है? सबसे पहले जानिए, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, तो उसके प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी कृति है? तो क्वेश्चन इसका चंद्र। इसका जो आंसर होगा 53 का वो बी होगा। क्या होगा? बी, चंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 54, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? ये जो भी सती प्रथा का जो पहला उल्लेख मिलता है वो एरन अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। अब क्वेश्चन नंबर 55, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ये जो एरन अभिलेख का संबंध है वो किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। भानुगुप्त से है। अब क्वेश्चन नंबर 56, ऐहोल प्रस्ती की रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये किसका था? पुलिकेशन II का था। ये जो रवि कृति थे वो पुलिकेशन II का दरबारी कवि था। अब क्वेश्चन नंबर 57, हर्ष एवं पुलिकेशन II के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? ये जो हर्ष और पुलिकेशन के मध्य संघर्ष की जानकारी हुआ था वो कहाँ के अभिलेख से मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख से मिलता है। कहाँ से? ऐहोल अभिलेख से मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 58, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ये जो कवि कालिदास है उनका उल्लेख किस लेख में हुआ है? 58 का आंसर बी होगा, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। कहाँ? ऐहोल के। क्वेश्चन नंबर 59,
अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो 59 का आंसर कौन होगा? राजराजा प्रथम ने। किसने किया था? तो राजराजा प्रथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 60, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो 60 का कौन सा होगा? 60 का आंसर 1, उत्तर मेरू। कौन सा? उत्तर मेरू। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? भारत में जो सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ वो कब हुआ? 600 ईसा पूर्व के लगभग। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व के लगभग। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। भारत का प्राचीनतम मुद्रा क्या है? आहत सिक्के। क्वेश्चन नंबर 62 का ए होगा क्या? आहत सिक्के। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में जो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी? तो 63 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो कुषाण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहनों के समय सबसे ज्यादा जो मुद्रा बना था वो सीसा का बना था। तो 65 का आंसर क्या होगा? ए होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 65 तक आप लोग को इसमें क्वेश्चन कराए हैं। इस तरह का अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव पसंद है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।